नमस्कार साथियों। तो साथियों, जो अपनी कल की क्लास है उस क्लास में अपनों ने पृथ्वी से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जाना था, जिसमें अपनों ने पृथ्वी के कक्षीय समतल के बारे में जाना, कक्षीय कोण के बारे में जाना, अक्षीय झुकाव के बारे में जाना। अगर कल की क्लास आपने पूरी देखी है तो उस क्लास में पृथ्वी के अक्षीय कोण से संबंधित, यानी कि जो पृथ्वी का जो अक्षीय कोण जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, यानी कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष के द्वारा जो बनाया जाने वाला कोण है, उसके अंतर्गत थोड़ी लिखने में गलती हो गई थी और उसको मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया था, लेकिन यहाँ व्हाइट बोर्ड पे उसको मैंने सही नहीं किया था, तो उसे मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं। अगर आपने वह गलती की है, उस गलती को सही नहीं किया है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। तो कल अपनों ने बात की थी कि पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष कक्षीय समतल से, कक्षीय समतल से 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बढ़ाता है, कोण बढ़ाता है। यानी कि जो पृथ्वी का कक्षीय कोण है वो कितना है, वो है 66 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि 66.5 डिग्री है। इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, यानी कि जो पृथ्वी का अक्षीय कोण है वो कितना है, 23.5 डिग्री है। तो इसे आप सही कर लीजिएगा कि पृथ्वी का जो कक्षीय कोण है वो 66.5 डिग्री है, जो पृथ्वी के अक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जबकि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री है। तो इसे अब आप सही कर लीजिए। तो साथियों, कल अपनों ने इसके अलावा यह भी जाना कि पृथ्वी जो है दो प्रकार की गतियां करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इसके अलावा अपनों ने पढ़ा कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। तो अभी अपने पृथ्वी की गतियों को विस्तार से पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गतियों को विस्तार में पढ़ेंगे। तो विस्तार में पढ़ने के क्रम में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं घूर्णन गति के बारे में। सबसे पहले अपने जानेंगे घूर्णन गति के बारे में जानेंगे, उसके बाद अपने पढ़ेंगे परिक्रमण गति के बारे में। पृथ्वी का एक जगह ही घूमना, यानी कि एक जगह खड़े रहकर घूमना, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना, किसका घूमना, पृथ्वी का। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन गति। इसके बाद अपने देखते हैं पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कितनी है। पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति, तो साथियों पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में 1670 किलोमीटर की दूरी तय करती है पृथ्वी। यानी कि अपने अक्ष में, अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो एक घंटे में 1670 किलोमीटर घूमती है। साथियों, कल अपनों ने पृथ्वी के काल्पनिक चित्र को समझा था, जिसके अंतर्गत अक्षीय कोण, कक्षीय कोण के बारे में जाना था। तो आज अपने देखते हैं ये पृथ्वी का काल्पनिक चित्र है और ये अक्ष है। अक्ष क्या है, अक्ष एक काल्पनिक सुई है। क्या है, काल्पनिक सुई है, जिसे आपने ग्लोब में देखा होगा। ठीक है, ये काल्पनिक सुई है जिसे अपने क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये पृथ्वी का अक्ष हो गया और ये पृथ्वी की होगी उत्तर दिशा, और ये हो गई दक्षिण दिशा, और ये होगी पश्चिम, और ये होगी पूर्व दिशा। तो साथियों, जो हम अपनी जो पृथ्वी है जब घूर्णन करती है तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अपने लिख सकते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, घूर्णन
करती है। तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और किस गति से घूमती है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी हमारी घूर्णन गति करती है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अपने देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है, पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूर्णन गति करती है, तो एक घूर्णन पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगता है? तो साथियों, पृथ्वी को एक घूर्णन चक्कर पूरा करने में, एक घूर्णन चक्कर को पूरा करने में लगने वाला जो समय है, लगने वाला समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, यानी कि लगभग 24 घंटे है, लगभग 24 घंटे। तो हमारी पृथ्वी जो है एक घूर्णन चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। हमारी पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और किस गति से घूर्णन कर रही है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूर्णन कर रही है। तब जाकर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर पाती है। इसके साथ अपने देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, क्या करती है? घूर्णन करती है। तो अभी अपने ने यहां पर लिखा है कि 24 घंटे का लगभग समय है, यानी कि पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, जबकि स्टिक समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो ये जो एक्स्ट्रा इसमें समय जुड़ रहा है 24 घंटे के अंदर, 3 मिनट 56 सेकंड जो एक्स्ट्रा इसमें जुड़ रहा है, वो क्यों जोड़ा गया है इसमें? इसके पीछे रीजन ये है साथियों, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति के साथ साथ परिक्रमण गति भी कर रही है। पृथ्वी घूर्णन गति के साथ साथ परिक्रमण गति भी कर रही है। तो एक घूर्णन चक्कर पूरा करने में पृथ्वी थोड़ा सा आगे खिसक जाती है, यानी कि परिक्रमण गति करते हुए थोड़ा सा आगे खिसक जाती है, जिसके कारण इसे 3 मिनट 56 सेकंड का अतिरिक्त समय लगता है। उस समय को जब इस समय में जोड़ दिया जाता है तो अपने को 24 घंटे का समय प्राप्त होता है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है वो लगभग कितना है? 24 घंटे है। अभी अपने देखते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों को देखते हैं। तो साथियों, जो पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव है, उन प्रभावों को पहले अपने को याद करना जरूरी है, क्योंकि आज तक जो प्रश्न आए हैं आरपीएससी के अंतर्गत या अन्य एग्जामों में जो प्रश्न आए हैं वो प्रभावों से ही प्रश्न आए हैं। लेकिन वर्तमान में जो अपने कंपटीशन के जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों में क्या है, प्रश्न को जो पूछने का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। यानी कि प्रश्न में जो अधिकतर ऑप्शन होते हैं, जो न्यू टाइप होते हैं, वो तथ्यात्मक रूप में होते हैं, जो काफी गहराई से पूछ जाते हैं टॉपिक के अंदर से। तो इसलिए अपनों को पृथ्वी के जो घूर्णन गति के जो प्रभाव है उन प्रभावों को अपने विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो अभी अपने देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव देखते हैं। तो नंबर 1 पे अपने देखते हैं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना, ध्रुव का गतिमान होना, यह पृथ्वी का घूर्णन गति का प्रभाव है। इसे आप ऐसे के ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद अपने देखते हैं पृथ्वी के जो भूमध्य
भूमध्य रेखा में उभार होना, उभार का होना। हमारी जो पृथ्वी है वह मध्य भाग से क्या थोड़ी उभरी हुई है, तो इसके पीछे कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन गति का ही प्रभाव है। नंबर 3 पे देखते हैं, पृथ्वी के ध्रुवों का चपटाकार होना, ध्रुवों का चपटाकार होना, चपटाकार होना। इसके बाद अपन देखते हैं नंबर 4 पे, दिन रात की प्राप्ति, दिन रात की प्राप्ति, दिन रात की प्राप्ति। तो साथियों, अपने को जो दिन रात की प्राप्ति होती है वो भी पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव से अपने को प्राप्ति होती है। जैसा कि अपनों ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या है? दिन रात को अलग करने वाला एक काल्पनिक वृत्त है। क्या है? काल्पनिक वृत्त। इसके बाद अपने देखते हैं अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति, अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति, अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति। और नंबर 6 पे देखते हैं दैनिक ज्वार भाटा की प्राप्ति, दैनिक ज्वार भाटा की प्राप्ति, भाटा की प्राप्ति। और नंबर 7 पे कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। ये भी पृथ्वी घूर्णन गति का प्रभाव है। उसके बाद अपने देखते हैं देशांतर रेखाओं का निर्धारण। तो पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं का निर्धारण घूर्णन गति से प्राप्त होता है। देशांतर रेखाओं का निर्धारण, जैसा कि आपको पता है, देशांतर रेखाओं का निर्धारण पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है। तो देशांतर रेखाओं से किसका निर्धारण होता है? समय का निर्धारण होता है। तो नंबर 9 पे आ जाएगा समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। जैसा कि अपनों ने लिखा समय का निर्धारण, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण। तो अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण भी किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव पर निर्भर करता है। तो अपनों ने अभी तक कुल 9 प्रभावों को लिख लिया है। नंबर 1 पे लिखा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना। नंबर 2 पे भूमध्य रेखा में उभार होना। नंबर 3 पे ध्रुवों का चपटाकार होना। हमारे पृथ्वी के 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, जो दोनों के दोनों क्या है? चपटे हैं। उसके बाद दिन रात की प्राप्ति, अपने को दिन रात की प्राप्ति पृथ्वी के घूर्णन गति से होती है। फिर अपने देखते हैं अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति। तो साथियों, जहां अपकेंद्रीय बल होगा वही कौन सा बल होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। तो अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल दोनों की प्राप्ति अपने को घूर्णन गति से ही होती है। फिर देखते हैं दैनिक ज्वार भाटा की प्राप्ति। दैनिक ज्वार भाटा की प्राप्ति भी अपने को किससे होती है? घूर्णन गति से होती है। फिर कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति भी पृथ्वी घूर्णन गति का प्रभाव है। उसके बाद देखते हैं देशांतर रेखाओं का निर्धारण, यह भी पृथ्वी के घूर्णन गति का ही प्रभाव है। उसके बाद में समय का निर्धारण, इसी में अपना आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण। अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण भी किससे होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव से ही होता है। उसके बाद अपने नंबर 10 पे देखते हैं। नंबर 10 पे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, की उत्पत्ति। नंबर 11 पे देखते हैं पवन प्रवाह की उत्पत्ति, पवन प्रवाह की उत्पत्ति। तो ये कुछ घूर्णन गति के प्रभाव है। तो इनको आप ऐसा कैसा याद कर लीजिए। और इसी में से प्रश्न, अगर घूर्णन गति से कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं प्रभावों में से प्रश्न आज तक पूछा गया है और आने की संभावना भी यहीं से है। लेकिन अपने अपकेंद्रीय बल के बारे में, दैनिक ज्वार भाटा के बारे में, इसके अलावा अपने देखते हैं भूमध्य रेखा में उभार, देशांतर रेखाओं का निर्धारण, समय का निर्धारण और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, इनको अपने विस्तार से पढ़ेंगे। इन प्रभावों में से अंदर से डीप से प्रश्न आने की संभावना है, जिसको अपने क्या
पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अपने जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।